रियल स्टेट कारोबारी सुकेतु मोदी करीब 2 दिनों तक अपने ही घर में कैद रहे। इसी साल अप्रैल में मोदी के पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया और उन्हें बताया गया कि उनके नाम से कोई पार्सल भेजा जा रहा था जिसमें किसी के पासपोर्ट और ड्रग्स थे। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम सेल का अधिकारी बताया और स्काइप नाम के ऐप पर कैमरा चालू करवा के उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जांच के नाम पर इनके बैंक अकाउंट की डिटेल ली गई और इनसे 35 लाख रुपए उस शख्स ने अपने अकाउंट में डलवा लिए। मोदी को डराने के लिए उस शख्स ने आरोप लगाया कि इन्होंने एनसीपी के नेता नवाब मलिक के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग की है। फोन किसी ने बोला कि मैं नरेश गोयल बोल रहा हूँ और मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ साइबर सेल में, और उसने डिटेल लिया। 15 मिनट के बाद में फ़ोन आया और फ़ोन पे वो ट्रू कॉलर में मुंबई पुलिस साइबर क्राइम ऐसा वो ट्रू कॉलर में आया। मैंने स्काइप के ऊपर गया, पहली 10 मिनट वो आया गुप्ता गोयल सॉरी, पुलिस यूनिफॉर्म में, पीछे पुलिस लोगो, सब कुछ जेन्युइन जैसा लग रहा था। सुकेतु मोदी की तरह अंग्रेजी अखबार एशियन एज में काम करने वाले सोनू श्रीवास्तव भी डिजिटल अरेस्ट होने ही वाले थे, लेकिन वक्त रहते इनके दिमाग की घंटी बज गई और ये बच गए। सोनू के पास एक महिला का कॉल आया जिसने खुद को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी बताया। उसने सोनू को धमकी दी कि उसके क्रेडिट कार्ड से कुछ गड़बड़ लेन देन हुआ है, जिसकी शिकायत हैदराबाद के पुलिस थाने में की गई है। महिला से बातचीत में सोनू को दाल में कुछ काला नजर आया और उन्होंने खुद ही पुलिस के पास जाने की बात कह दी। पहली बार लगा कि आरबीआई कब से कॉल करने लगी, चूँकि मैं लॉ का स्टूडेंट रह चुका हूँ तो और बिजनेस लॉ कॉर्पोरेट लॉ के बारे में थोड़ी समझ रखता हूँ, तो पहली बार में नहीं लगा। उस तरह थोड़ा सा डरा हुआ था कि इस तरह तो कॉल करती नहीं, लग रहा है कि मेरा कहीं मैं साइबर का शिकार हो गया हूँ, ऐसा मुझे लगा कि मेरा बैंक में कुछ तो लफड़ा है। लेकिन धीरे धीरे जब उससे बातें करने लगा तो मुझे समझ में आने लगा ये मैं फिशिंग का शिकार होने वाला हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। घंटी बजती जरूर है लेकिन कोई उठाता नहीं। अपना पैसा वापस हासिल करने के लिए जल्पा दवे ने बीते महीने भर में अनगिनत फोन किए, लेकिन निराशा हाथ लगी। ऑनलाइन ठगी से बैंकिंग जगत के लोग भी अछूते नहीं हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक से जुड़ी बैंकर जल्पा इसकी एक मिसाल है। जल्पा दिसंबर में अपने परिवार के साथ गुजरात से सटे दमन में छुट्टियां मनाने को लेकर उत्साहित थीं। इसके लिए उन्होंने इंटरनेट पर एक आलीशान होटल की वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर संपर्क किया। कॉल उठाने वाले शख्स ने बुकिंग कंफर्म करने के लिए एडवांस पेमेंट करने को कहा और अपने बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भेज दी। जल्पा ने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब कई दिनों तक बुकिंग कंफर्म होने का मेल नहीं आया तो इन्होंने फिर उस नंबर पर फोन किया। फोन बंद था। व्हाट्सएप पर कॉल किया जिसमें घंटी तो बजी लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। इंटरनेट पर जब ये फिर से गई तो पता चला कि होटल की जिस साइट से नंबर लेकर इन्होंने फोन किया था वो वेबसाइट तो फर्जी थी। बैंक का डिटेल्स उन्होंने दिया और मैंने जीपे से वो बैंक का अकाउंट नंबर डाला, आईएफएससी कोड डाला तो ऑटोमेटिक ब्रांच नेम और वो सब आ गया। रिसीप्ट मांगा कंफर्मेशन, तो उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर में भेजता हूँ। भेजा नहीं, फिर 1 वीक हुआ तो मैंने फिर से फ़ोन किया वही नंबर पे, तो एक और बंदे ने फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि मैं आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ। उसने फिर भी भेजा नहीं। फिर से मैं वो साइट पे गई टू लुक अराउंड फॉर अनदर कॉन्टैक्ट नंबर्स, तो वहाँ से वापस मैंने फ़ोन किया तो वो साइट पे मुझे एक नोटिफिकेशन दिखा जहाँ लिखा था कि प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द स्कैमर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो इट जस्ट स्ट्राइक मी, क्योंकि पहले की साइट में नहीं था, अभी की साइट में है, तो मुझे वो स्ट्राइक एक हुआ कि भाई ये ऐसा तो नहीं है कि ये फ्रॉड कुछ हुआ है। विज्ञापन कंपनी चलाने वाले चंद्रपाल सिंह उस क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए हर महीने ईएमआई भर रहे हैं, जिसका उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। चंद्रपाल से खुद को एक बैंक अधिकारी बताते हुए एक साइबर ठग ने संपर्क किया और बताया अगर वो भेजे गए लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे तो हर महीने क्रेडिट कार्ड के इंश्योरेंस के लिए 2000 रुपए उनके खाते से काटे जाएंगे।
लिंक पर क्लिक करने के बाद इनके खाते से 1 लाख रुपए निकल गए। 2 घंटे बाद मुझे मैसेज आया है कि कितना 1,06,000 रुपीज़ आपके इसमें से हो गया डिडक्ट क्रेडिट कार्ड से। आई वॉज शॉक कि ऐसा क्यों हो गया। मैंने फटाफट देखा और उसको स्टॉप कराना है तो मैंने कॉल किया कस्टमर पे, तो वहाँ कस्टमर केयर कहीं भी कोई कनेक्ट नहीं हुआ। और फिर मैंने उस दिन मैंने कहा कि चलो ऐसे गलती से आ गया, मैं इतना पहले इतना वो यूज़फुल नहीं था, तो मैं फिर जो है वहाँ गया, मैं क्या बोलते हैं इनके ब्रांच में गया, ईस्ट में, घाटकोपर ईस्ट में उनकी ब्रांच थी। तो उन्होंने बोला कि आप सबसे पहले तो साइबर क्राइम पे आप उनका जो नंबर है उन्होंने नंबर दिया, उस पर कॉल करके इसको स्टॉप कराइए और कंप्लेन दर्ज करें। मैंने तुरंत किया, उन्होंने कंप्लेन ले ली मेरी, बैंक को मेल भी डाल दिया, बैंक का रिवॉर्ड भी आ गया कि बोले ठीक है हम लोगों ने आपको ये स्टॉप कर दिया है, कुछ भी अभी पे नहीं करना है, हम लोग चेक करेंगे। और फिर अचानक कभी कुछ 2 हफ्ते पहले उनका मेल आया कि नहीं वो तो जो था कुछ भी वो तो मतलब सब सही था, आपने ही किया था, आपके एंड से ही हुआ था। जबकि मैं उनको बोल चुका हूँ कि ना मेरा नो ब्रोकर जो मेरा मर्चेंट था जिस पे वो गया था उसको मैंने कॉल किया, मैं मेरा आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने मर्चेंट से कोई ख़रीदा ही नहीं है, कुछ ना कोई डील हुई है, तो आपके अकाउंट में अगर 1,06,000 मेरे अकाउंट से गए हैं तो कुछ तो मिस्टेक है ना वहाँ पर। तो उन्होंने रिवर्ट भी किया, उन्होंने बोला कि हमने तो वो सेटल कर दिया अमाउंट जो हमारा यूज़र था उसका। अब वो क्या मैकेनिज़्म है उनका, वो पुलिस ने ना तो वो पता लगाया कि आप कैसे अपने अकाउंट में पैसा लेते हो और कैसे दूसरे को दे देते हो, वो भी 1,06,000, वो भी 24 आवर्स के अंदर, उसका भी कोई आज तक पता नहीं चला। नो ब्रोकर का भी कोई रिवर्ट नहीं आया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी डी शिवानंदन के मुताबिक साइबर ठगी के शिकार आम नागरिक ही नहीं बल्कि जांच एजेंसियों में ऊंचे ओहदों पर रह चुके अधिकारी भी हो रहे हैं। इनके पड़ोस में रहने वाले डीआरआई के पूर्व डीजी और एक आईआरएस अधिकारी ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके हैं। सभी अपराधी काफी वैज्ञानिक तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी किया कि वो किस तरह जल्दबाजी में हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को भी समझते हैं जो थोड़े बहुत लापरवाह होते हैं। ये तमाम मामले बताते हैं कि जिनके हाथ में कानून का डंडा रहा है उनको भी ठगने से साइबर अपराधी नहीं चूकते। इन मामलों से पता चलता है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 90 के दशक का वो दौर था जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड हावी हुआ करता था। मुंबई की सड़कों पर पैसों के लिए रोजाना खून खराबा होता था। हत्या की कोशिश, जबरन उगाही के लिए फोन कॉल्स जैसे मामले रोजाना पुलिस के पास आते थे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ एक सख्त मुहिम शुरू की और वो दौर खत्म हो गया। लेकिन अब फिर से एक बार मुंबई शहर पर अपराधी हावी हैं। लेकिन इस बार उनके हथियार पिस्तौल या फिर बंदूकें नहीं हैं। इस बार उनका हथियार है आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन। गैंगस्टर की जगह ले ली है साइबर अपराधियों ने। आइए जानते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए साइबर अपराधी लोगों से ठगी करते हैं। पार्सल स्कैम। इसमें साइबर ठग अपने शिकार को ये कहकर डराते हैं कि उनके नाम से कोई पार्सल भेजा जा रहा था जिसमें ड्रग्स थे और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था। अपराधी सीबीआई, ईडी या फिर पुलिस के अधिकारी बनकर अपने शिकार को डिजिटल अरेस्ट करते हैं। ट्राई फोन स्कैम। इसमें अपराधी ये कहकर अपने शिकार को डराते हैं कि उनके फोन नंबर का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधि के लिए किया जा रहा था और जल्द ही उनका फोन बंद हो जाएगा। परिवार का सदस्य गिरफ्तार। इस स्कैम में साइबर ठग अपने शिकार से ये कहते हैं कि उनका बेटा या बेटी किसी आपराधिक मामले में पकड़े गए हैं। जल्दी अमीर बनाने वाली शेयर ट्रेडिंग। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट और ऐप लालच देते हैं कि उनके जरिए शेयर बाजार में निवेश करने पर जल्दी अमीर बना जा सकता है। क्रेडिट कार्ड स्कैम। शिकार व्यक्ति को बताया जाता है कि उसके नाम से जारी हुए क्रेडिट कार्ड पर लाखों का लेन देन हुआ है। गलती से अकाउंट में पैसा आना। साइबर ठग अपने शिकार के खाते में कुछ पैसे भेज देते हैं और फिर उसे वापस करने की मांग करते हैं, ये कहते हुए कि पैसा गलती से भेज दिया गया। केवाईसी अपडेट। अपराधी खुद को बैंक अधिकारी बताकर फोन करते हैं और कहते हैं कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है। केवाईसी अपडेट करने के लिए वो लिंक भेजते हैं। अश्लील वीडियो कॉल। वीडियो कॉल करके अपराधी अपने शिकार का फोन देखते हुए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं
और फिर उस पर किसी महिला की अश्लील तस्वीर लगाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। सेक्सटॉर्शन। फेसबुक या किसी डेटिंग ऐप पर महिला ठग अपने शिकार से दोस्ती करती है। दोस्ती गहरी हो जाने पर एक दिन वो वीडियो कॉल पर अपने कपड़े उतारती है और शिकार शख्स को भी कपड़े उतारने के लिए कहती है। इस गतिविधि को कैमरे पर रिकॉर्ड करने के बाद शिकार शख्स को ब्लैकमेल किया जाता है। फर्जी वेबसाइट। साइबर ठग पर्यटन स्थलों के मशहूर होटल की फर्जी वेबसाइट बनाते हैं और उन पर बुकिंग के लिए आने वाले पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर करवा देते हैं। डेटा लॉक। इस स्कैम में अपराधी आपके कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं और वापस एक्सेस देने के लिए फिरौती मांगते हैं। ई सिम हैकिंग। इस स्कैम के तहत अपराधी आपका ई सिम हैक कर लेते हैं और उसके जरिए आपके मोबाइल पर आने वाले सभी ओटीपी अपने पास मंगा लेते हैं। फर्जी फेसबुक अकाउंट। इसमें अपराधी किसी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाते हैं और उसकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों को संदेश भेजकर पैसे मांगते हैं। कई लोग अपनी अज्ञानता और असावधानी की वजह से साइबर अपराधों का शिकार होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में साइबर अपराधी लोगों की भावनाओं का ही इस्तेमाल उनके खिलाफ करते हैं। ये भावनाएं हैं डर, लालच और हवस। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल अकेले 11 महीने में ही साइबर क्राइम की दर में 350% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें नागरिकों ने करीब 1200 करोड़ रुपए गंवा दिए। इतनी ही रकम आईटी सिटी बेंगलुरु के नागरिकों ने भी सिर्फ 8 महीने में गंवा दी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर डी शिवानंदन के मुताबिक ये आंकड़े साइबर अपराधों की विकरालता को सही तरीके से पेश नहीं कर रहे हैं। शिवानंदन के मुताबिक साइबर अपराध इससे भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, लेकिन उतनी तादाद में पुलिस के पास मामले दर्ज नहीं होते। उनके मुताबिक देश में साइबर अपराध का एक चक्रवात आया हुआ है। इन दिनों साइबर क्राइम के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 300% से ज्यादा जो है साइबर क्राइम में उछाल आया है। हाल के दिनों में इस तरह के मामले रजिस्टर हुए हैं। ऑलरेडी वॉट एवर फिगर यू कोटेड, आपने जो बोला 300% वो सब उसके पीछे एक जीरो, 2 जीरो आप ऐड करिए, वो सही रहेगा। 300% ग्रोथ नहीं है, इट इज 3000% ग्रोथ, बिकॉज जितना क्राइम तो पुलिस दाखिल करता ही नहीं है। साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद इसलिए हैं क्योंकि पुलिस उनके सामने बेबस है। सरकार ने साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए 1930 नंबर की हेल्पलाइन तो शुरू कर दी, लेकिन ज्यादातर भुक्तभोगियों को इससे कोई राहत नहीं मिलती। ये गैर कानूनी कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित तरीके से चलता है। एक देश में बैठा शख्स इंटरनेट के जरिए दूसरे देश के नागरिक को ठग रहा होता है। विदेश जाकर किसी आरोपी को पकड़ पाना पुलिस के लिए आसान नहीं है। ये सफल क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका नेचर जो है वो ट्रांसनेशनल है। किसी भी देश में बैठा हुआ व्यक्ति किसी और देश के व्यक्ति को शिकार बना सकता है। तो आपको पता है कि बाहर के देश पे क्रिमिनल को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा, ये सफल इसलिए क्योंकि इसमें एक हद तक एनोनिमिटी होती है, जिसमें किसी को पता ही नहीं चल पाता किसने, अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा ले इंटरनेट में तो उसको वापस उसकी आइडेंटिटी प्राप्त करना एक मुश्किल काम होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की वजह से। वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार जैसे देशों के साइबर अपराधी अपना गैर कानूनी कारोबार चलाने के लिए भारतीयों का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छी नौकरी का लालच देकर भारतीय युवाओं को इन देशों में बुलाया जाता है और वहां उन्हें कैद कर लिया जाता है। बड़े बड़े गोदाम में रखकर उनसे साइबर ठगी का काम करवाया जाता है। रोजाना कमाई के लिए उन्हें टारगेट दिए जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फैक्ट्रियां खुल गई, साइबर क्राइम फैक्ट्रीज उनको नाम दिया जा सकता है। वर्क फोर्स खुल गई है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। आपने साइबर स्लेवरी के बारे में सुना या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया से लोगों को एम्प्लॉयमेंट का लालच देकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह भेजा जा रहा है और वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग में उनका पासपोर्ट छीन लिया जा रहा है, उनको स्लेव बनाया जा रहा है, जो कि अपने ही देश के लोगों के खिलाफ साइबर क्राइम करेंगे। इस तरह की साइबर स्लेवरी रैकेट्स आ गए हैं। कंबोडिया, वियतनाम ऐसे देशों में बैठकर ये गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। इनके यहाँ पर लोग हैं जो लोग बाकायदे रिक्रूटमेंट एजेंसी खोलते हैं, अखबारों में इश्तिहार देते हैं, जिनका सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है, जिनका टेलीकॉलिंग बैकग्राउंड है, वो लोग अप्लाई करते हैं, उन्हें एक बहुत ही आकर्षक पैकेज ऑफर किया जाता है,
उन्हें अपने खर्चे पर वीज़ा दिलवा करके बाहर ले जाया जाता है, वहाँ से किडनैप करके उनको बॉर्डर पार करा के बड़े बड़े गोडाउन्स के अंदर रखा जाता है, जहाँ पर उनको ज़बरदस्ती उनसे साइबर क्राइम करवाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों के अलावा भारत में ही हरियाणा के नूह, झारखंड के जामताड़ा और पश्चिम बंगाल के कुछ गांव से साइबर अपराधियों के गिरोह अपना कारोबार चलाते हैं। पुलिस के लिए इन ठिकानों से भी उन्हें पकड़ पाना टेढ़ी खीर ही होता है। जहाँ से भी ऑपरेट कर रहे हैं सर, इनमें से 90% लोग इंडिया में ही ऑपरेट कर रहे हैं। जमतारा का नाम तो सबने सुना है, उस पर तो वेब सीरीज बन चुकी है। जमतारा है, नूह है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बंगाल में बहुत सारे गांव हैं, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर ये लोग एज अ कॉटेज इंडस्ट्री ये चलता है। लिटरली बड़ा भाई छोटे भाई को सिखा रहा है कि किस तरह कॉल किया जाता है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब कुछ चल रहा है। साइबर अपराधियों को अपने शिकार की जानकारी डार्क वेब से मिल जाती है। बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर ये अपराधी बैंक खाता खुलवाते हैं, जिनमें ठगी के जरिए हासिल की गई रकम जमा की जाती है। एक टाइम था जब हम इन पे हंसते थे कि ये ईमेल भेज रहा है, ईमेल का ग्रामर सही नहीं है, ये चाहता है कि मैं इसे भरोसा करूँ कि ये कोई नाइजीरिया का राजकुमार है और ये मुझको पैसे देना चाहता है। और आज हम इनको डर रहे हैं, हम ये इनकी बात मान रहे हैं कि ये पुलिस वाला है, ये CBI वाला है और ये हमको अरेस्ट कर लेगा, और हम इनको लाखों रुपए दे भी रहे हैं। उसकी वजह इतनी है कि जब भी कोई साइबर क्राइम हुआ है, हमने हमेशा विक्टिम को ब्लेम किया है। हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है करने में कि तुमने OTP क्यों शेयर किया, तुम बेवकूफ़ हो, तुमने उस लिंक पे क्लिक ही क्यों किया, तुमने वीडियो कॉल रिसीव क्यों किया। इस सब के चक्कर में असली सवाल जो है कि ये लोग इतने इवॉल्व, इतने ऑर्गेनाइज कैसे हो गए, इनके पास ये नॉलेज कहाँ से आई कि CBI ED ये सारी बातें कह तो लोग डरते हैं। ये हमने कभी सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं, तो उसका फ़ायदा उठाकर ये लोग और इवॉल्व होते गए। साइबर अपराध से निपटने के लिए भले ही तमाम सरकारी एजेंसियां कई उपाय कर रही हों, लेकिन अपराधी उनसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं और लोगों को ठगने के लिए कोई ना कोई नया तरीका इजाद कर ही लेते हैं। ऐसे में ज़रूरत नज़र आती है युद्ध स्तर पर इस समस्या से निपटने की। हमें सिर्फ 2 चीज़ें करनी है और अभी से साइबर क्राइम हम 90% कम कर सकते हैं। वो पहली चीज़ है कि हमें डार्क नेट, जहाँ पर काफ़ी तरह के संगठित अपराध होते हैं, डार्क नेट को चाइना के भांति इंडिया को पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। अगर वो बैन हो जाता है तो हम देखेंगे बहुत तरह के साइबर क्राइम बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और दूसरा, या तो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए या उसको रेगुलेट कर देना चाहिए कि बिना KYC कराए कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं यूज़ कर सकता है। आज बिना KYC कराए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा है, सेल कर रहा है, कई फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके साथ, और क्रिमिनल्स को लगता है यदि क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेंगे तो पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उन्होंने KYC नहीं कराया, उनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पाएगी। एक तरफ साइबर अपराध की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है, तो दूसरी तरफ मुंबई जैसे शहर में साइबर क्राइम सेल के लिए बीते 18 महीनों से एक DCP तक की नियुक्ति नहीं हुई है। ये हाल तब है जब महाराष्ट्र सरकार ने बीते साल ही साफ किया था कि साइबर क्राइम से निपटना उसकी प्राथमिकता होगी। फिलहाल साइबर अपराधों पर काबू पाने का एक ही तरीका नजर आता है और वो है जन जागृति। जानकारों के मुताबिक साइबर अपराधों पर देश भर में व्यापक चर्चा होनी चाहिए और एक बहुत बड़ा अभियान लोगों को जागरूक बनाने के लिए चलाया जाना चाहिए। कैमरामैन महेश हलवाई और पारस दामा के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV, मुंबई।